गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लवन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्लवन का मतलब तैरने वाले वस्तुओं से है। लिखा जाए प्लवन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्लवन का सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग प्लवन के बारे में जानेंगे। प्लवन का मतलब तैरने वाले वस्तुओं से है। यदि कोई भी वस्तु किसी द्रव में डूबती है या डूबी हुई अवस्था में तैरती है या फिर आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरती है तो उस समय दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल वस्तु द्वारा नीचे की तरफ लगता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, जिसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करता है। तथा दूसरा बल वस्तु का भार नीचे की तरफ धकेलता है, जिसे वस्तु द्रव में डूब जाएगी या वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरेगी या फिर वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। यह परिणाम उक्त दोनों बलों के मान पर निर्भर करता है। उसी को प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। लिखा जाए जब कोई वस्तु किसी द्रव में डूबती है तो द्रव वस्तु पर बल लगाता है जो ऊपर दिशा की ओर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं। दूसरी ओर वस्तु का भार नीचे की तरफ बल लगाता है। अतः वस्तु द्रव में डूबेगी या द्रव में वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। या फिर वस्तु द्रव में आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। या
परिणाम उक्त दोनों बलों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। वस्तु द्रव में डूबेगी या डूबी हुई अवस्था में तैरेगी या आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। तो इसकी 3 संभावनाएं हैं। माना वस्तु का भार बराबर, मान के चलिए कि ये कोई वस्तु है जिसका भार W1 ग्राम है, तथा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर W2 ग्राम है। W2 ग्राम है। तो वस्तु द्रव में डूबेगी या डूबी हुई अवस्था में तैरेगी या फिर आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरेगी, तो यह उक्त बलों के मान पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन, यदि वस्तु का भार W1 वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या हो, अधिक हो, तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यह पहला कंडीशन है, लिख लिया जाए। यदि वस्तु का भार W1 वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या हो, अधिक हो, द्रव के भार से क्या हो, अधिक हो, भार W2 से अधिक हो, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वस्तु द्रव में क्या होगी, डूब जाएगी। मान के चलिए कि यह वस्तु है, और इसका भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अगर अधिक होगा तो क्या होगा, वस्तु द्रव में क्या होगा, डूब जाएगी। दूसरा कंडीशन, यदि इस वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम हो, तो वस्तु क्या होगी, वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। लिखा जाए कंडीशन, यदि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए भार से क्या हो, कम हो, तो वस्तु क्या होगी, द्रव में डूबी हुई अवस्था में आंशिक रूप से तैरेगी। लिखा जाए, यदि वस्तु
का भार W1 वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार W2 ग्राम से कम हो तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। माना ये वस्तु का भार है W1 और इसका भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा, तो वस्तु क्या होगा? आंशिक रूप से डूबी हुई अवस्था में क्या करेगी? तैरेगी। तीसरा कंडीशन, यदि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या हो? बराबर हो, तो वस्तु क्या होगी? डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। लिखा जाए कंडीशन, यदि वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो तो वस्तु क्या होगी? वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। यदि वस्तु का भार W1 ग्राम अब वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार के बराबर हो, भार के बराबर हो, तो वस्तु डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। माना यह वस्तु है, अब वस्तु का भार द्रव द्वारा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या हो? बराबर हो, तो वस्तु क्या हो जाएगी? डूबी हुई अवस्था में तैरेगी।